और भारत 24 की विशेष कवरेज लगातार जारी है क्योंकि भारत कर रहा है इस बार मेजबानी G20 की, जिसका दूसरा और आखिरी दिन है, जिसमें तीसरे सेशन की शुरुआत हो चुकी है। वन फ्यूचर पर चर्चा हो रही है जो अब से थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं और ये तीनों तस्वीरें उन तीनों सेशंस की है जिसमें से 2 सेशन कल संपन्न हुए थे और आज तीसरा सेशन इस वक्त चल रहा है। और तीनों ही सेशंस में जो चर्चा हुई वो एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य आधारित थीम पर हुई है। और इस तीसरी चर्चा के खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल पर क्या कहते हैं, क्योंकि G20 की मेजबानी में जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है उसमें उस समावेशी विकास की बात हो रही है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। उसमें चुनौतियों से पार पाने के लिए तमाम देशों का एक साथ आना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है ताकि सब एक साथ मिलकर आने वाले चैलेंजेस से पार पा सके। बहरहाल मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद हैं, पांडे सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि की बात लगातार इन सेशन आधारित की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र होना है, लेकिन लगातार से देखिए अभी कुछ खबरें आ रही हैं, पहले मैं उनसे अपडेट कर देती हूं। एक तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के बाद उनकी बायलैटरल टॉक शुरू होंगी, तो 9 देशों के साथ उनकी वो बातचीत होनी है जिसमें इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी पहली बायलैटरल टॉक होगी फ्रांस के साथ और उसका समय 1 से 2 बजे के बीच का है। अभी 1:30 बजे तक 12:30 बजे तक माफ कीजिएगा, ये जो तीसरा सेशन इस वक्त चल रहा है इसके खत्म होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और उसके बाद 2:15 बजे से 2:25 तक कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली है। बहरहाल अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, देवनाथ सर अग्री करेंगे, पांडे सर भी अग्री करेंगे, होने वाला है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है, शुक्ला सर आपके साथ मैं शुरुआत करती हूं, जिस पर हमने या तो चर्चा ना की हो, जो दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा हो, या फिर कुछ ऐसा है जो ग्लोबली बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है और आने वाले विकास को लेकर ग्लोबली एक सेंटर पॉइंट हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम विकास की बात कर रहे हैं कि जो गरीब देश हैं उनके विकास उनको मुख्यधारा से जोड़ेंगे, लेकिन मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या तरीका क्या है? वो तरीका है इन्वेस्टमेंट का तरीका। तो जो डिक्लेरेशन है उसमें इसकी भी बात की गई है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, सरकारी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है और एक एमएसएमई सेक्टर जो भारत में जिसको बहुत सफलतापूर्वक करके दिखाया गया है, एमएसएमई लोन के माध्यम से एमएसएमईज को इस्टेब्लिश करके उस तरह की चीज़ों को इंटरनेशनली लागू करने के लिए इस एजेंडे में कल के दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है। और मुझे लग रहा है कि उस पर भी चर्चा होगी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बात आगे बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, जो आधी आबादी है, आधी आबादी के विकास की, आधी आबादी के एम्पावरमेंट की बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम उस पर भी चर्चा करते रहें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ को लेकर के इंटरनेशनल अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उसको अंडरलाइन करते हुए एक वन ऑफ द पॉइंट्स के तहत इंक्लूड करना और उस पर चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात, ये थोड़ा मुझे नया और बहुत वेलकम डिसीजन जैसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस पर भी काफ़ी बात होगी और काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे निकल करके आएंगी। हो सकता है प्रधानमंत्री भी इस मामले पर जरूर कुछ अपने संबोधन में कहें। जी, आपको क्या लगता है पांडे सर, ये जो बराबरी की बात, क्योंकि यहाँ देश में तो इसकी बात होती रही है, लेकिन G20 के मंच पर इसको शामिल करना जाहिर है कि ये वेलकमिंग है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन ये बाकी देशों के लिए भी लर्निंग लेसन काइंड ऑफ है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है अगर हम समावेशी विकास की बात करते हैं, भविष्य की संरचना की बात करते हैं। देखिए, भविष्य में जैसे हमने पहले सेशन में डिस्कशन हुए कि क्या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका कैसे प्रयोग। बस मैं एक चीज़ ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगी, जो वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो प्रधानमंत्री की तस्वीर थी ना, जब वो वॉक करते हुए नजर आ रहे थे, अब विमेन इन पावर एंड पोजीशन, वो अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत शानदार तस्वीर थी, इसलिए मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहती थी।
अच्छा, सायरन भी बज गया है, तो मुझे एक बड़ी खबर जल्दी से देनी होगी। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त क्या है? बड़ी खबर यह है कि आर्थिक कॉरिडोर पर अमेरिका ने जानकारी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और 5 देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहा है अमेरिका ने, कारोबार को सुविधाजनक बनाने की अनूठी पहल है। आर्थिक कॉरिडोर से संबंध मजबूत होंगे। वैश्विक कारोबार के लिए इसे अनूठी पहल अमेरिका की तरफ से बताया गया है। पांडे सर, अब इसी पर रिएक्शन में चाहूंगी, क्योंकि आर्थिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। 5 देशों के साथ काम करने को लेकर अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, और इसमें उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी जिक्र किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी हर बार हर मंच से कहते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ सके और हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके प्रोडक्शन से लेके तमाम चीजों को और डेवलप कर सके और उसे मजबूत कर सके। देखिए, जिस प्रकार से वो मैसेज आया कि जानकारी दी, किसको जानकारी दी? चाइना को, कि जो पूरा विश्व जिस प्रकार से प्रभावित था अपने विकास कार्यों में, सबसे बड़ी अड़चन थी। तो जो कॉरिडोर की बात हो रही है, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पाऊंगा जो इस कॉरिडोर की संरचना की गई, और जिस प्रकार से उस पर उम्मीदें हैं कि जो भी देश है, भारत को फायदा तो होना ही होना है, साथ में इजराइल, मिडिल ईस्ट, यूएई, जॉर्डन और यूरोपियन देश, पश्चिमी वेस्टर्न एशिया के साथ साथ यूरोप के जो देश हैं, उनको भी कनेक्टिविटी मिलेगी। उनको काफ़ी सामान चाहिए मुहैया किया जाता है एशियन कंट्रीज से। तो ये सबको इस कॉरिडोर से फायदा होगा। अमेरिका भी स्वागत कर रहा है, हालांकि अमेरिका फाउंडर मेंबर होगा इसका अंदर, उसमें जो आर्थिक सहयोग है अमेरिका की तरफ से आ रहा है, लेकिन अमेरिका की रुचि इस क्षेत्र में एक बड़ी खबर है सर, एक बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठाया है। यूके के पीएम ऋषि सुनक के सामने खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया। सुनक के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकियों और उनके एक्ट्स को लेकर चर्चा की। भारत विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर उनकी तरफ से बात की गई है। ऋषि सुनक से बीते कुछ दिनों में ब्रिटेन में आपने देखा किस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली, और ये बहुत जरूरी था कि खालिस्तान का मुद्दा उठाया जाए, खालिस्तानी आतंकियों को लेकर फ्रंट फुट पर बात की जाए ऋषि सुनक से। और सुनक के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पर न सिर्फ चर्चा की गई, बल्कि अपना स्टैंड भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर किया गया। शुक्ला सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमको देखना होगा, चाहे हम चाहे ऋषि सुनक की बात करें ब्रिटेन की, या फिर हम जस्टिन ट्रूडो की बात करें कनाडा की, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना होगा, और G20 बेहतर मंच है, इस पर भारत फ्रंट फुट पर अपनी राय रखे। जी पूर्णिमा, मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर निर्णय था और बहुत ज़रूरी था। दोनों देशों से, चाहे कनाडा की बात हो चाहे ब्रिटेन की बात हो, इस मसले को उठाना ज़रूरी था। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि ये मामला लगातार न केवल भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, बल्कि इन दोनों देशों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है। मुश्किल से ज़्यादा मैं कहूँगा न्यूसेंस कर रहा है, इसलिए कि ये 10, 20 और 50 के नंबर में जाते हैं और एम्बेसी पर प्रदर्शन करते हैं, और एम्बेसी में झंडे के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारा अभी 2 महीने पहले किस तरह से ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों ने भारत के झंडे के साथ जो दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, उसको बेहतर ढंग से डील किया था। तो ये इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर बात होती है, तो वो मैसेज नीचे ऑफिशियल के लेवल पर जाएगा, प्रशासन के लेवल पर जाएगा, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वहाँ तक जाएगा कि इस तरह की घटनाओं को न होने दिया जाए, न इस तरह के इवेंट को वो किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इसका समर्थन नहीं है, ये कुछ लोगों का न्यूसेंस है, और ये न्यूसेंस जगह जगह पर सिर्फ मीडिया कवरेज या लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश है। मास लेवल पर या इस तरह का कोई नहीं है। भारत में ही सबसे ज़्यादा इसको लेकर के विरोध होता है कि ये, और वो जिस कम्युनिटी को सो कॉल रिप्रेजेंट करते हैं उसी कम्युनिटी से विरोध आता है, इसलिए ये मसला उतना वो नहीं है, लेकिन न्यूसेंस ज़्यादा बड़ा है। नहीं, और मैंने इसीलिए देखिए जस्टिन ट्रूडो की बात की, क्योंकि कनाडा के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी अभी जो बायलैटरल टॉक करेंगे 2:15 से 2:25 का ये वक्त बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक अलग बात है, और शुक्ला सर आप ही से मैं उसका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं भारत मंडपम किस तरीके से तैयार हुआ, हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत मंडपम के भीतर ही G20 की मेजबानी भारत ने की। आज दूसरा दिन है और विदेशों से आए राष्ट्राध्यक्ष उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और उसी बीच में एक ट्वीट आता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बारिश हुई है, पानी भर गया है,
तो कांग्रेस कहती है कि करोड़ों रुपए की लागत से G20 के मेहमानों के लिए बनाया गया, तैयार किया गया भारत मंडपम, ये उसकी तस्वीरें हैं, विकास तैर रहा है। ये कितनी ओछी और कितनी छोटी राजनीति है इस दौरान? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस को इस तरह की बात करने की आदत है। मुझे लगता है कि कम से कम इस मौके को इस तरह से ना ख़राब करना चाहिए, ना अपने आप को इस तरह के ख़राब परिस्थिति में डालना चाहिए, इसलिए कि ये कहीं से भी उनको फ़ायदा नहीं करने वाला है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपके दर्शकों को। अभी जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उस दौरान ब्रसल्स में राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी ने उनका जो वीडियो आया उसमें उन्होंने बताया कि ये जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर की तारीफ़ करते हुए उन्होंने बताया कि एटलीस्ट चाइना के पास कोई एजेंडा है, कोई प्लान है। राहुल गांधी को चाइना का प्लान नज़र आ रहा है और भारत ने पूरे विश्व को इकट्ठा कर लिया है हिंदुस्तान में, उनको भारत का कोई प्लान और रोड मैप नहीं नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। और कई बार आप जब देखिए, मैं एक लाइन में इस बात को कहना चाहूँगा कि कई बार जब आप आलोचना जो एक पॉलिटिकल या एक पॉलिसी की आलोचना करते करते व्यक्ति की आलोचना, और व्यक्ति की आलोचना का एक जो स्टेप होता है कि नहीं, कोई इस तरह का आदमी, हम्बल बैकग्राउंड का आदमी इस तरह का काम कैसे कर सकता है, वो तो कांग्रेस का ही प्रेरोगेटिव है या कांग्रेस के नेताओं का ही प्रेरोगेटिव होता है, तब आप बस मिस करते हैं, तब आप ट्रैजेक्टरी मिस करते हैं, वो ट्रैजेक्टरी मिस करके रही है कांग्रेस। वो अपने लिए ही कितना डैमेजिंग हो सकता है, जिसका डैमेज कंट्रोल भी नहीं हो सकता, ये रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है। देवनाथ सर, क्योंकि अभी हमने ये इसका जिक्र किया, खालिस्तानी आतंकियों का जो मुद्दा प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया, लगातार हमने देखा कि कैसे ऋषि सुनक के साथ जो तस्वीरें आ रही हैं, मेस्मराइजिंग तस्वीरें थी, बहुत अच्छी तस्वीरें थी, केमिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन इस अप्रोच को हम कैसे समझें कि एक तरफ जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ही हैपनिंग है, हैप्पी फेसेस के साथ है, मोमेंट्स हैं, लेकिन उस बीच में उस डिस्कशन को भी शामिल करना जो भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है। यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप हमारे दामाद हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ पूर्णिमा, इतनी बढ़िया दावत खिलाने के बाद बंगालियों में, मैं बंगाली हूँ, हम बढ़िया दावत में थोड़ा सा करेला भी शामिल कर लेते हैं। तो हमारे दामाद हैं, दामाजी घर में आए हैं, आवभक्त की है, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, जहाँ तक इंग्लैंड, कनाडा, मैं इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लेता हूं। वहां पे ऐसे विरोधी एलिमेंट जमा हो गए हैं, और तो और हाल ही में ऐसी खबरें आई कई जगह पर मंदिरों पर हमला हुआ है, और दुख की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मंदिरों पे हमला किसी चिन्हित वर्ग ने किया हो, ये इन्हीं शरारती तत्वों ने किया है। तो अब शायद इस पर दो टूक बात हो गई है, और मैं एक चीज बताता हूं कि दोनों ही देशों ने, कनाडा ने और इंग्लैंड ने यह सहमति पहले से ही दे दी थी कि वह अपने देश में, उनके देश में जो उनकी रूल्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कदम ले सकते हैं वह अब से लेंगे, यानी थोड़ा मजबूत कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूर्णिमा, ये उन पर ही सीमित नहीं है, भारत के अंदर भी आप देखिए, अभी विनोद जी बता रहे थे कि भारत में जो पंजाब है, पंजाब के सिख हैं, वो इन सब मूवमेंट की कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और तो और मेरे जो मित्र पंजाब में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि इन खालिस्तानियों जो ये इंग्लैंड में और कनाडा में हैं, उनके जो रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं, वो भी उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो शायद ऐसा मौका आ गया है कि बहुत जल्दी ही वो 100 से 50 और 20 और फिर निरर्थक हो जाएंगे। और पांडे सर, इस पर खुद ऋषि सुनक भी सेम पेज पर ही थे। मुझे लगता है कि उनके सामने ये मुद्दा जब उठाया गया होगा तो वो भी इस मामले को लेकर अपनी अप्रोच बहुत क्लियर कर चुके थे। उन्होंने, जितना मैं रिकॉल कर सकती हूँ, उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरीके का उग्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उनके देश में। निश्चित रूप से उन्होंने जरूर जानकारी दी होगी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार हो
वो किसी बाहरी रिक्वेस्ट का वेट करेगी, वो निश्चित रूप से आंतरिक मामला है और उस पर वो तुरंत ही कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने सभी वो कार्रवाई जो की गई होंगी बताया होगा। जहाँ तक बात है खालिस्तानी मूवमेंट का, तो ये इसके पीछे कोई धार्मिक उन्माद की जगह मैं कहूँगा कि कुछ और हिडन एजेंडा है। एजेंडा कुछ और है और वो राजनीतिक भी हो सकता है और सामरिक भी हो सकता है। तो क्योंकि अगर धार्मिक होता है, किसी धर्म में किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाया जाता, धर्म में जोड़ने की प्रथा है। तो ये धर्म के बिल्कुल विपरीत है और इसी वजह से जो दोनों मेरे साथी बता रहे हैं कि जो उस ग्रुप के लोग हैं वो भी भर्त्सना करते हैं कि ये मूवमेंट हो रहा है, गलत हो रहा है। जहाँ तक बात है कि आगे कनाडा की बात हम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर नियंत्रण में कमी दिखेगी कनाडा क्षेत्र में, तो वो भी जो है निश्चित रूप से अभी बायलेटर होने वाले हैं और प्रधानमंत्री जरूर मिस्टर ट्रूडो को बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों भारत इसको पसंद नहीं कर रहा है। तीसरी बात जो है कि इस अच्छे से माहौल में जब हम खुशनुमा माहौल है, हम रेड कार्पेट बिछा रहे हैं और क्या हम ऐसी कड़वी बातें करें। देखिए, कूटनीति में एक नियम है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। राइट। हमारी पर्सनल रिलेशनशिप इसी नोट के साथ मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगी कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और ये भी मैसेज बहुत क्लियर है इस मंच पर जहां ग्लोबली तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष G20 के मौजूद हैं। बहरहाल अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, संबोधन आपको दिखाएंगे और साथ ही शुरुआत हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के उन बायलैटरल टॉक्स की जो होनी है फ्रांस के साथ, कनाडा के साथ, कोमोरोस, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया और इसके साथ साथ EU के साथ और ब्राजील, नाइजीरिया के साथ भी ये द्विपक्षीय बैठकें प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली हैं।